हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सीटी का ग्रेडेड असाइनमेंट वीक 1 का। एंड कुछ जो टर्म्स हैं जैसे कि सूडो कोड एंड आइटरेशन एंड आइटरेटर, ये सब क्या होता है ये पहले मैं डिस्कस करूंगी। देन आई विल स्टार्ट द ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्यूशन। ये थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, मतलब कि अगर अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो आप में जो क्वेश्चंस होगा वो थोड़ा बहुत डिफर करेगा, एक दो क्वेश्चन कम्प्लीटली डिफर करेगा, बट जो कंसेप्ट होता है क्वेश्चन का वो लगभग सब में सेम होता है। ये ग्रेडेड असाइनमेंट आप एक आइडिया लेने के लिए देख सकते हैं इस सॉल्यूशन को, अगर आप अपने ग्रेडेड असाइनमेंट कहीं पे भी फंस रहे हैं तो। ओके, ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया तो आप सेम आंसर अपने ग्रेड असाइनमेंट में डाल दें तो वो सरासर गलत हो जाएगा, आपका वैल्यूज कुछ अलग हो सकता है। तो आपको यहाँ पे बस समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, देन आपको अपना ग्रेडेड असाइनमेंट खुद से अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, देन लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये कुछ डेटा है जो यूज हुआ है सीटी में, मतलब आप जब आगे पढ़ रहे होंगे वीक 1 में तो वहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट है, जैसे कि स्कोर डाटा सेट, वर्ड पैराग्राफ डाटा सेट एंड शॉपिंग व्हील डाटा सेट। तो ये सारा डाटा सेट हमारे जो सिटी में है वो यूज हुआ है। मैंने इस सारे डाटा सेट को डाउनलोड करके यहाँ पे अच्छे से लगा दिया है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके ग्रेडेड असाइनमेंट में जो कि इस डाटा से सॉल्व होगा तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है स्कोर डाटा सेट, ये फर्स्ट पेज, ये सेकेंड पेज, यहाँ पे टोटल 29 यहाँ पे सेट मतलब थे जो भी है लिस्ट। देन फिर आता है ये पैराग्राफ डाटा सेट, इसमें भी 3 पेज होंगे। देन आता है शॉपिंग मिल डाटा सेट, ये भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आपने सीटी पढ़ना शुरू किया होगा तो आपको एक टर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला होगा, डेट इज सूडो कोड। तो लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है सूडो कोड। सूडो कोड एक ऐसा कोड होता है, मतलब कि कोड जो कि हम इंग्लिश में प्लेन इंग्लिश में लिखते हैं, कोड रिटन इन प्लेन इंग्लिश रेदर देन स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स। मीन्स मैं अभी आगे समझाऊंगी, तो पहले आप ये पूरा पढ़ लें इसका जो भी है डेफिनेशन। कोड रिटन इन प्लेन इंग्लिश रेदर देन स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स मेकिंग इट अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस बट नॉट एग्जीक्यूटेबल बाय अ कंप्यूटर। यानी कि ये जो सूडो कोड है हम लिखते हैं ताकि हम ह्यूमन समझ सके, बट जो कंप्यूटर होता है ना वो नहीं समझ पाता है। इसे मैं दिखाती हूँ कैसे। मैं यहाँ पे अभी जो भी बताऊंगी उसे बस आपको ऑब्जर्व करना है, आपको अभी ये प्रैक्टिकल करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये मैं जो कोड लिख रही हूँ वीएस कोड में लिख रही हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप बस यहाँ पे देखें और समझें। हम सबसे पहले अपना सिंपलेस्ट कोड लिखेंगे जो कि होता है PRINT प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये मैंने सबसे पहला कोड अपना लिखा है। देन मैं इसे कर लूँगी, यहाँ पे से रन कर लूँगी, तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, हेलो वर्ल्ड। तो ये जो मैंने ये एक लाइन लिखा है तो ये क्या है, एक कोड है। कोड यानी ये ऐसा कोड है जो हमारा कंप्यूटर इसे समझ पाया। बट अगर हम जैसे जनरली लिखते, जैसे कि अगर आपने आगे क्वेश्चंस में भी देखा होगा कि जो हम जो जो हमारे क्वेश्चन में लिखा होता है वो ऐसा नहीं लिखा होता है, इसमें ये एक्सक्लेमेशन नहीं दिया रहता, ये प्रिंट वगैरह ये नहीं लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है कि स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिखा रहता है। मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ना डिफरेंस फील हो रहा होगा कि यहाँ पे जो हम कोड लिखते हैं इसमें हमें कुछ ये सिंटेक्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब जो भी है ये कोटेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन ये कोटेशन है, अगर मैं ये कोटेशन ना लगाऊं और मैं यहाँ पे से रन कर दूं तो यहाँ पे ये क्या एरर आ गया। जो हम लिखते हैं ना कोड उसमें हमें बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और वैसा ये सूडो कोड में नहीं होता है। सूडो कोड जस्ट हमारे समझने के लिए होता है, और जो रियल कोड होता है वो कुछ बहुत सारे सिंटेक्स का यूज करके बनता है। आई होप आपको सूडो कोड एंड कोड के बीच में
डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हमारा सेकेंड टर्म है वो है आइटरेशन। तो आइटरेशन क्या होता है? सो आइटरेशन है प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। जब हमें बहुत सारे स्टेप्स को मतलब सेम ही चीज़ को जब हमें किसी कोड में लिखना होता है तो हम आइटरेशन उस प्रोसेस को आइटरेशन कहते हैं। और जो हम वर्ड यूज करते हैं ताकि हमारा आइटरेशन हो सके उसे कहते हैं आइटरेटर। आइटरेटर क्या होता है? वर्ड दैट इज यूज टू परफॉर्म आइटरेशन। जैसे कि होता है वाइल लूप, ऐसा और भी बहुत सारा होता है जो कि आप पढ़िएगा प्रोग्रामिंग इन पाइथन में। अभी मैं एग्जाम्पल में बताती हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे आइटरेशन का एग्जाम्पल। सो हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो कि है काउंट। सो हम काउंट को अपना सेट करते हैं 1 पे। देन हम अपना आइटरेटर जो है यहाँ लेंगे वाइल। दैट वाइल इक्वल टू वाइल, एक कंडीशन सेट करना होता है वाइल में। वाइल वाइल count काउंट लेस देन इक्वल टू 5। दिस इज अ कोड जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। प्रिंट हेलो WRLD वर्ल्ड, यहाँ पे कोटेशन डालना था, हेलो वर्ल्ड WRLD वर्ल्ड एंड काउंट। यहाँ पे वाइल के बाद एक ये आता, देन हमारा कोड कंप्लीट होगा। यहाँ पे एक स्पेस भी छूट जाता था तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट डॉट पी वाई ये रेड हो गया। रेड हो गया मतलब कि आपके कोड में कुछ गलती हो रही है। देन फिर हम यहाँ पे लास्ट स्टेप देंगे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। देन तो ये हमारा छोटा सा कोड है जिसे अब हम यहाँ पे से इम्प्लीमेंट करते हैं। रन करके देखें तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट हो गया। तो हमने क्या कंडीशन लगाया था कि काउंट इक्वल टू सबसे पहले हम 1 रखे। ओके, देन फिर जब तक काउंट हमारा 5 से कम रहेगा तब तक हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड और काउंट। तो यहाँ पे काउंट का नंबर भी प्रिंट हुआ है। देखिए सबसे पहले बार हेलो वर्ल्ड हुआ तो हमारा काउंट था 1। देन फिर जब हमारा काउंट 1 हो गया तो यहाँ पे जो काउंट का जो यहाँ पे मतलब जो जब सेकेंड टाइम जब ये आइट्रेशन हो रहा होगा तो यहाँ पे जो काउंट हो गया होगा ना वो 2 हो गया होगा। फिर हमारा काउंट फिर यहाँ से हुआ होगा काउंट इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी जब हमारा काउंट क्या था 2 तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये सही है। तो फिर से हमारा प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड फिर से प्रिंट हो गया यहाँ पे 2 नंबर। फिर हमारा काउंट क्या हो गया 2। फिर जब वैसे ही करते 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 हमारा जब काउंट 5 के बराबर हो गया 5 इक्वल टू 5, उसके बाद फिर से हुआ होगा 6। 5 प्लस 1 6 हो गया। फिर यहाँ पे जब आया होगा वाइल के जगह पे तो होगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 और ये कंडीशन क्या हो गया होगा? फॉल्स हो गया होगा। इसीलिए यहाँ पे ये आइट्रेशन रुक गया। बस ये इतना ही था आइट्रेशन और आइट्रेटर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डाटा टाइप को। अब हमारा थर्ड चीज़ जो है वो है डाटा टाइप को समझना। तो जो मेजर डाटा टाइप्स हमारे पाइथन में यूज़ होते हैं वो इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन और नन है। बाकी बहुत सारे बताए गए हैं हमारे क्लासेस में, उतने की जरूरत नहीं पड़ती है मेजरली। आप अगर इतना भी याद रखिएगा तो काम चल जाता है आगे प्रोग्रामिंग में। हम सबसे पहले समझते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर मतलब कि सिंपल, जो इंटीजर हमारे मैथ्स में भी होता है 1 2 3 4 वैसा ही। एंड देन स्ट्रिंग और फ्लोट क्या होता है ये मैं आगे वो विजुअल स्टूडियो कोड में VS कोड में मैं वहाँ पे कोडिंग में समझाऊंगी। बूलियन मतलब होता है किसी चीज़ का ट्रू और फॉल्स होना। और नन जो है नन मतलब कि कुछ नहीं। सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जैसे कि एम और एन, दो वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे। एम इक्वल टू इसका वैल्यू हम दे देते हैं 5। देन एन इक्वल टू एन इक्वल टू 7 दे देते हैं 5.0। और जब हम इसी में चेक करते हैं प्रिंट PRINT प्रिंट
टाइप ऑफ एम एंड इससे क्या होगा, ये मैंने ऐसा कोड दिया है जो कि एम और एन का टाइप हमें बता देगा। अब मैं इसे करती हूँ रन। तो ये जो हमारा एम है, एम क्या है, एक यहाँ पे लिखा है ना क्लास इक्वल, क्लास जो है वो इंट, इंट मतलब होता है इंटीजर, और ये जो है 5.0 ये है क्लास इक्वल टू फ्लोट। यानी कि फ्लोट क्या होता है, फ्लोट यानी कि कोई भी डेसिमल में जो वैल्यूज आएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो मैथ के टर्म्स में 5 और 5.0 तो सेम ही होगा, बट जो प्रोग्रामिंग के टर्म्स में होता है या पाइथन के टर्म्स में जो होता है, वो अगर हम 5.0 लिखेंगे या 5.33 लिखेंगे, वो सब किस में चला जाएगा, वो फ्लोट में चला जाएगा। बाकी सिंपल इंटीजर क्या रहेगा, वो इंट इंट यानी कि इंटीजर में रहेगा। तो यही दोनों मतलब ये दोनों का डिफरेंस होता है इंटीजर और फ्लोट में। अब हम चलते हैं स्ट्रिंग पे। तो स्ट्रिंग क्या होगा, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग नॉट स्टिंग। ओके, इसे डिलीट कर लेते हैं पूरा। तो यह इसे भी डिलीट कर लेते हैं। अगर हम एक वेरिएबल फिर से डिफाइन करते हैं एम इक्वल टू हम दिए NEHA नेहा। देन एक और वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं एम इक्वल टू नॉट प्लस एम इक्वल टू दिस इज नेहा। अब हम इसका टाइप प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट टाइप ऑफ एम, वैसे ही प्रिंट करेंगे एम एन का टाइप भी। जब हम इसे रन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो ये जो हमारा m था, m का जो क्लास आया है वो है str। str मतलब होता है स्टिंग, शॉर्ट फॉर्म में str रहता है पाइथन में। सो जहाँ भी str आए मतलब कि स्टिंग है। तो जो हमारा ये नेहा है, नेहा जो मतलब ये वर्ड है, वो एक क्या है, स्टिंग है। जब हम इसे कोटेशन में डाल देते हैं, ये डबल कोटेशन में, तो वो एक स्टिंग बन जाता है। और ये जो पूरा सेंटेंस है दिस इज नेहा, उसको जब हम कोटेशन में डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक स्टिंग बन जाता है। तो यही होता है स्टिंग। और अगर हम कुछ और भी यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि कोई इसमें हम कोई इंटीजर भी लिख देते हैं, इंटीजर यानी कि अगर हम 3 लिख दिए, फिर से हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो तब भी क्या, यहाँ पे 3 क्या है कि इंटीजर, तो यहाँ पे हमारा क्लास क्या आना चाहिए, आना चाहिए था, वो इंटीजर आना चाहिए था। बट क्योंकि जब हम इसे जो ये कोटेशन में डाल दिए हैं, तो ये हमारा जो प्रोग्रामिंग है, जो पाइथन है, वो उसे एक स्ट्रिंग की तरह लेता है। ओके, एक और चीज़ बच गया है जो कि था हमारा नन। नन के बारे में मैं बताती हूँ। जैसे कि हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं एम इक्वल टू, या फिर ए भी कर सकते हैं, ए इक्वल टू हम देते हैं NONE नन। नन यहाँ पे शो हुआ। जब हम इसका टाइप प्रिंट करेंगे, प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये क्या आता है, नन टाइप। जब हम किसी के तो किसी का वैल्यू नन लिखते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसका जो वैल्यू है वो नन स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि हम m का वैल्यू स्टोर कर रहे थे 5, तो वैसे ही यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो नन स्टोर, नन यानी कि कुछ नहीं। तो इसे का यूज होता है कभी कभी, जब आप जाइएगा पाइथन में तो आपको पता चलेगा। अभी बस यहाँ पे टाइप का बात करना था। एंड बुलियन तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी होगा ट्रू फॉल्स के टर्म उसका आंसर आ रहा होगा तो वो हो जाएगा बुलियन। ओके, देन लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। सो यहाँ पे सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 से 3, यानी कि ये एक पैराग्राफ जो भी है, कोड है, सूडो कोड है, इसे पढ़ना है। देन हमें 1 2 3 का आंसर देना है। सो लेट्स रीड दिस को सूडो कोड। सबसे पहले स्टेप 1 है अरेंज ऑल कार्ड्स इन अ सिंगल पाइल कॉल्ड पाइल 1, यानी कि सबसे पहले हमें सारे कार्ड को, जो भी कार्ड है, ऐसे जितना भी कार्ड है सबको एक जगह स्टोर करना है, उसे कहेंगे, या जो जो ये पूरा स्टैक बनेगा उसे हम कहेंगे पाइल 1।
इनिशियलाइज वेरिएबल ए एंड ए बी सी को 0 को, यानी ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 0, तीनों को 0 से इनिशियलाइज करना है। इफ पाइल 1 इज इम्पिटी देन स्टॉप द इटरेशन, यानी कि हम इस पाइल में से मतलब इस कार्ड को उठाएंगे, पढ़ेंगे, फिर इधर रखेंगे, फिर उठाएंगे, पढ़ेंगे, इधर रखेंगे। जब ये पाइल पूरा खत्म हो जाएगा तो हमें अपना प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर देना है, यानी यहाँ पे इटरेशन को खत्म कर देना है। फिर रीड द टॉप कार्ड इन पाइल 1, तो सबसे पहले कार्ड को उठाएंगे, पढ़ेंगे। इफ टोटल ग्रेटर देन 250 देन इंक्रीमेंट ए, यहाँ पे क्या चीज का बात हो रहा है, ये स्कोर डाटा सेट का बात हो रहा है, यानी हमें स्कोर डाटा सेट को देखना पड़ेगा। उसमें जिस भी बच्चे का, जो भी स्टूडेंट है, उसका टोटल मार्क्स अगर 250 से ज़्यादा होता है तो हम ए को बढ़ाएंगे। अगर उसका मार्क्स 200 से 250 के बीच में होता है तो बी को बढ़ाएंगे, एंड अगर 200 से कम होता है तो सी को बढ़ाएंगे। सो हम देखते हैं अपने डाटा सेट में, तो ये हमारा डाटा सेट है 2 पेजेस में पूरा। तो हमें सारे ही कार्ड्स को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है, सबसे पहले अगर हम ए का देखें तो ए को कब बढ़ाना है, जब हमारा स्टूडेंट का मार्क्स 250 से ज़्यादा हो। सो लेट्स फाइंड दिस, 250 से ज़्यादा किसका किसका है। तो 250 से ज़्यादा 250 इस यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे सबको देखते जाना है और काउंट करते जाना है। 250 से ज़्यादा देखें तो इसका नहीं है, नहीं है, नहीं 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 नहीं। 250 से ज़्यादा, यहाँ 250 है, यहाँ इक्वल इक्वल नहीं लेना है। लेट्स सी, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल नहीं लेना है, 250 से ज़्यादा लेना है। 250 252, तो हमें मिल गया 7। तो 7 अगर जब हमें मिल जाता है तो हमें क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट करना है। तो 0 को हटा के 1 करेंगे, वैसे फिर चेक करते जाएंगे। 252 फिर से मिल गया, तो फिर से हम यहाँ पे आएंगे, अपने इंक्रीमेंट करेंगे काउंट को, फिर वैसे ही चेक करेंगे। 250 से ज़्यादा ये मिल गया, फिर से एक बार आएंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। ये तो कंप्यूटर का प्रोसेस है, अगर हमें डायरेक्ट देखना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे से काउंट कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। ये 3 हो गया, फिर 250 से ज़्यादा 3, 250 से ज़्यादा ये मिल गया 4, 5, 6, 7, लेट मी चेक, 250 से ज़्यादा ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। ओ एक मिनट, यहाँ पे 7 का जो कार्ड है ना वो डबल बार रिपीट हो गया, तो इसे मैं कट कर लेती हूँ। ये गलती हो गया यहाँ पे जो 7 वाला कार्ड था वो रिपीट हो गया। यहाँ पे 8 वाला कार्ड भी फिर से रिपीट हो गया। ये दोनों कार्ड को इग्नोर करना है। तब यहाँ पे 9, 10, 11 यहाँ पे नंबरिंग था ना, 7, 8, 7, 8 यहाँ पे डबल बार रिपीट हो गया था। तो सबसे पहले हम फिर से काउंट कर लेते हैं। ये 1 है, ए का काउंट कर रहे हैं 1, देन ये 2, ये मिल गया 3, 4, 5, 6, तो हमारा ए का वैल्यू हो गया 6। इसे सावधानी से करना होता है। तो हमारा ए क्या हो गया, 6 के बराबर। वैसे ही हमें फिर खोजना है बी कब बढ़ेगा, जब मार्क्स हमारा 200 से 250 के बीच में हो। तो इसे खोज लेंगे, आप यहाँ पे खोज लीजिएगा जो भी मार्क्स होगा। और ये ध्यान रखना है कि हमें जब भी मार्क्स 200 के इक्वल होगा या 250 के इक्वल होगा तो तब इंक्रीमेंट नहीं करना है। यहाँ पे ये साइंस को अच्छे से रीड आउट करना है। तो जब आप इसे पूरा सॉल्व कीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा, तो आपको बी का वैल्यू आ जाएगा 15। वैसे ही फिर सी का भी सी क्या है, सी है, सी जब मार्क्स 200 से नीचे होगा, 200 के इक्वल नहीं लेना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो जब इसे काउंट कीजिएगा तो वैसे ही तो आ जाएगा सी का वैल्यू 8। तो यही बताना था। वैल्यू ऑफ ए क्या है, वैल्यू ऑफ ए है 6, वैल्यू ऑफ बी क्या है 15, और सी का वैल्यू क्या है 8। ओके, बस ये इतना ही सॉल्व करना था इस क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो ये क्वेश्चन है, द फ्लोइंग प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल डाटा सेट का यूज करते हुए। ये जो प्रोसेस है, जो भी कोड है, ये लिखा गया है सूडो कोड। व्हाट विल एक्स रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन।
ओके, एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? सबसे पहले है अरेंज ऑल द कार्ड इन सिंगल पाइल कॉल पाइल 1। ओके, इनिशियलाइज ए बी एंड एक्स इक्वल टू 0। ओके, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, सबको 0 से इनिशियलाइज करना है। इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द इटरेशन। ओके, अगर पाइल 1 खत्म हो जाता है तो हमें अपने इटरेशन को बंद कर देना है। एंड एग्जीक्यूट स्टेप 7। और स्टेप 7 क्या कह रहा है? डिवाइड ए बाई बी, यानी ए को बी से डिवाइड करना है, ए बाई बी करेंगे एंड स्टोर द रिजल्ट इन एक्स। तो एक्स किसके बराबर है? एक्स इक्वल टू ए बाई बी है। अब देखते हैं ए और बी क्या है। स्टेप यहाँ पे थे एग्जीक्यूट स्टेप 7, फिर स्टेप 4 क्या है? रीड द टॉप कार्ड इन पाइल 1। ओके, पहले कार्ड को पढ़ना है। इफ द शॉप नेम इज एस बी स्टोर, अगर शॉप नेम हमारा एस बी स्टोर है, देन एड टोटल बिल अमाउंट टू ए एंड इंक्रीमेंट ए। ओके, क्या करना है? इसमें बोला जा रहा है कि अगर हमारा कार्ड है, अगर जो हम कार्ड उठाए, जो भी कार्ड उठाए उस पे जो शॉप का नेम है वो अगर एस बी स्टोर है और इसका कुछ टोटल बिल अमाउंट होगा, तो जो टोटल बिल अमाउंट होगा, मान लेते 250 है, तो जो टोटल बिल अमाउंट होगा उसको हम स्टोर करेंगे। ए को हम फिर अगर यहाँ पे 0 है तो उसको काट करके 250 कर देंगे। ओके, यानी टोटल बिल अमाउंट को हमें ए में ऐड करना है। एंड इंक्रीमेंट बी, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला बार हम कार्ड उठाए, एस बी स्टोर आया तो बी था 0, तो 0 को से कर देंगे 1। फिर हम दूसरा कार्ड उठाए, एस बी स्टोर नहीं निकला, तीसरा कार्ड उठाया, एस बी स्टोर निकल गया, तो फिर जो जो भी उसका जो टोटल बिल अमाउंट है उसको मान लेते हैं कि एक दूसरा कार्ड हम निकाले, एस बी स्टोर ही है, उसमें तीसरा कार्ड निकाला एस बी स्टोर है, उसका टोटल कितना है? 300। तो हम क्या करेंगे अब? ये फर्स्ट था, ये थर्ड, सेकेंड कुछ कार्ड आया था, उसमें कुछ दूसरा स्टोर था, तो ये थर्ड कार्ड जो आया, फिर हम क्या करेंगे? इसमें इसमें ऐड कर देंगे 300 को, या आप 0 प्लस कर सकते हैं, 0 प्लस 1 किए। और इसमें एक और कार्ड है जिसका एस बी स्टोर है, तो हम इसमें कर देंगे 2, यानी कि बी में क्या स्टोर हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो भी बिल है जिसपे एस बी स्टोर है, और एक क्या स्टोर कर रहा है? उसका बिल अमाउंट स्टोर कर रहा है। तो हमें बताना है ओके, फिर क्या है? मूव द करेंट कार्ड टू अनदर पाइल कॉल पाइल 2, फिर उसी को रीड करके पाइल 2 में रख देना है। एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 3। स्टेप 3 यानी कि जब तक हमारा पाइल 1 खत्म नहीं हो जाता है तब तक हमें ये स्टेप परफॉर्म करते रहने की, सारे कार्ड्स को चेक करना है। फिर वही स्टेप 7। तो अब हमें क्या कर रहा है ऑप्शन में? टोटल जो बताना है कि एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल बिल अमाउंट फ्रॉम एस बी स्टोर। ओके, तो एक्स क्या है? ए बाई बी, और ए क्या है? टोटल बिल अमाउंट। टोटल क्या है यहाँ पे? टोटल बिल अमाउंट अपॉन में नंबर ऑफ बिल। ओके, यही है एक्स। अब देखते हैं क्या है, क्या ऑप्शन में है? टोटल बिल अमाउंट ऑफ एस बी स्टोर, क्या एक्स टोटल बिल अमाउंट स्टोर कर रहा है? ये तो ए स्टोर कर रहा था। नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम एस बी स्टोर। ओके, नंबर ऑफ बिल्स, नंबर ऑफ बिल्स कौन स्टोर कर रहा है? बी स्टोर कर रहा है ना। और सी एवरेज ऑफ टोटल बिल अमाउंट ऑफ एस बी स्टोर, और डी क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ टोटल बिल अमाउंट फ्रॉम ऑल शॉप्स अदर देन एस बी स्टोर। सो जो ये एवरेज का है वो, हाँ लग रहा है कि जो भी है एवरेज तो है ही, एक्स जो है एवरेज ही डिनोट कर रहा है कि, क्योंकि ये टोटल बिल अमाउंट पर अपॉन नंबर ऑफ बिल अमाउंट है, दिस इज लाइक एवरेज। ओके, और इसमें बोल रहा है कि ये एस बी स्टोर वाला, ये अदर देन एस बी स्टोर वाला, तो ये अंडरस्टूड है कि एस बी स्टोर का ही होगा, तब ना हम उसका ही बिल अमाउंट क्या किए हैं? ऐड किए हैं। सो बस इतना ही था, इससे हम कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन किए हैं फॉर दोज स्टूडेंट जिन्हें थोड़ा दिक्कत है सीटी में। ओके, देन इतना था। अभी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपसे एक लाइन करके समझिए, तोड़ तोड़ के। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा जा रहा है? द फ्लोइंग प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द ओलंपिक डाटा सेट। ओलंपिक डाटा सेट हमें बताया तो नहीं गया था, बट इसे अगर कोई ऐसा डाटा सेट आ जाता है जो हमें नहीं बताया गया था, तो कुछ ऐसा ऑप्शन दे रखा होगा जिससे हम बिना वो डाटा सेट के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? शॉपिंग मिल्स का डाटा सेट था, अगर इसका बिना डाटा के भी हम इससे बता सकते थे क्या कि ये क्या ऑप्शन इसका सही होगा। इसका हम डाटा यहाँ पे शॉपिंग मिल डाटा सेट था, इसमें एस बी स्टोर है, लेट मी सी, हाँ यहाँ पे एस बी स्टोर है, यहाँ पे एस बी स्टोर है। इसे इसे
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके डाटा का जरूरत पड़ा नहीं एज सच, डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया। कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा भी होता है। और जो एग्जाम होगा ना उसमें उसमें ये बिना डाटा वाला ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि एग्जाम में इतना डाटा नहीं दिया रहता है, आपको बस लॉजिक वाला ही क्वेश्चन मिलेगा। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? स्टेप 1, अरेंज ऑल कार्ड इन सिंगल पाइल कॉल्ड पाइल 1। ओके, मेंटेन ऑल variable count and is initialize to 0. okay, if pile 1 is empty then stop the iteration and return count। यानी कि जब हमारा अपना iteration खत्म हो जाएगा तो हम अपना count का वैल्यू बताएंगे क्या है। रिटर्न काउंट यानी कि काउंट का वैल्यू बताना है क्या आ रहा है। स्टार्टिंग में ये 0 है, इनिशियलाइज करना है 0 से। पिक अ कार्ड फ्रॉम पाइल 1, पाइल 1 से कार्ड को पिक करना है। इफ जेंडर इक्वल टू मेल, ये डबल इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल टू। ओके, प्रोग्रामिंग के टर्म से डबल इक्वल टू मतलब होता है इक्वल टू, एंड सिंगल इक्वल टू मतलब होता है कि हम किसी किसी वेरिएबल का वैल्यू साइन कर, जैसे कि m इक्वल टू 4, तो इस m का वैल्यू 4 है, m इक्वल टू 4 है, ऐसा होता है, आपको बताया गया होगा क्लास में। एंड एक और चीज, ये एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू मतलब होता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू होता है इसका मतलब। अगर ये वाला चीज नहीं बताया गया है m इक्वल टू 4, तो आपको आगे आने वाले वीक्स में बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे। इफ जेंडर इक्वल टू मेल एंड नेशनैलिटी डज नॉट इक्वल टू चाइना। ओके, जेंडर मेल होना चाहिए और नेशनैलिटी चाइना नहीं होना चाहिए। एंड मेडल गोल्ड, और मेडल हमारा गोल्ड होना चाहिए। देन इंक्रीमेंट काउंट, देन इंक्रीमेंट काउंट बाय 1। तो काउंट को 0 से 1 बढ़ाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जो जेंडर है वो मेल होना चाहिए, नेशनैलिटी उस बंदे का या जो भी बंदा बंदी जो भी है उसका चाइना नहीं होना चाहिए, यानी कि वो चाइना से बिलोंग नहीं करना चाहिए, और वो एक गोल्ड मेडल भी जीते होने चाहिए। देन फिर स्टेप 6 में क्या करना है? मूव द करेंट कार्ड टू अनदर पाइल कॉल पाइल 2 एंड रिपीट द स्टेप 3। वही जब तक खत्म ना हो जाए तब तक करते जाना है अपना प्रोसेस आइट्रेशन का। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन बताना है कि काउंट क्या बताएगा। लेट्स रीड द ऑप्शंस। ए ऑप्शन क्या करा है? नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट हु वॉन गोल्ड मेडल। तो जो हमारा इसमें बोल रहा है कि जो हमारा काउंट का वैल्यू है, जो काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मेल पार्टिसिपेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि गोल्ड मेडल जीता है। ओके, ये तो सही था कि मेल पार्टिसिपेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, गोल्ड मेडल भी जीता है, बट व्हाट अबाउट द नेशनैलिटी, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट ऑफ चाइना हु वॉन गोल्ड मेडल अदर देन चाइना। ओके, ये भी गलत। नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट हु वॉन गोल्ड मेडल अदर देन दोज हैविंग नेशनैलिटी इक्वल टू चाइना। ओके, फोर्थ में नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट हु आइदर वॉन गोल्ड मेडल और नॉट फ्रॉम चाइना, या तो नहीं, यहाँ इसका मतलब है या तो गोल्ड मेडल जीता होना चाहिए या फिर चाइना से नहीं होना चाहिए, बट मतलब जो भी दोनों कंडीशन होना चाहिए, गोल्ड मेडल भी जीतते होने चाहिए, नेशनैलिटी चाइना नहीं होना चाहिए, और मेल मेल भी होने चाहिए। तो ये सबसे सही ऑप्शन ये है, यही सही ऑप्शन है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? द फ्लोइंग प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर डाटा सेट। ओके, जनवरी टू जून एंड जुलाई टू दिसंबर आर नोन एंड फर्स्ट। ओके, तो जनवरी टू जून, लेट मी चेंज द कलर। जनवरी टू जून क्या है? फर्स्ट हाफ है जनवरी टू जून, एंड जुलाई टू दिसंबर क्या है? सेकेंड हाफ है, यानी कि ये पूरे साल को 2 हाफ में डिवाइड किया गया है। जनवरी से जून को फर्स्ट हाफ कहा जा रहा है, जुलाई टू दिसंबर को सेकेंड हाफ कहा जा रहा है ऑफ द ईयर रिस्पेक्टिवली। देन हमें बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी, व्हाट विल व्हेन विल द वैल्यू ऑफ सी बी 1, यानी सी का वैल्यू 1 कब होगा, व्हेन, ये बताना है। सी के बारे में आगे बताया गया होगा, MCQ है। स्टेप 1, अरेंज ऑल कार्ड इन। ओके, मेंटेन वेरिएबल ABC एंड इनिशियलाइज देम टू 0, A इक्वल टू 0 है, B इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू 0। इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द आइट्रेशन एंड गो टू स्टेप 8। स्टेप 8 क्या है? A लेस देन B देन सेट C टू 1। ओके, जब A लेस देन B है तो C क्या है? 1 के बराबर, यानी कि जब हम अगर हमें C इक्वल टू 1 चाहिए तो हमारा A जो है वो
लेस देन बी होना चाहिए। लेट्स सी ए और बी क्या है। क्या था स्टेप 8। ओके, अब स्टेप 4, रीड द टॉप कार्ड इन पाइल 1। ओके, इफ डेट ऑफ बर्थ इज फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 June देन इंक्रीमेंट ए। लेट्स सी द स्कोर डाटा सेट। इसमें बात हो रहा है डेट ऑफ बर्थ का, स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ का ही बात हो रहा होगा। इसमें बोला जा रहा है कि अगर डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से लेके 30 जून, यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट हाफ में है तो हम ए को बढ़ाएंगे, और अगर डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई टू 31 दिसंबर यानी कि सेकेंड हाफ में है तो बी को बढ़ाएंगे। जिससे कि अगर हम देखें यहाँ पे स्कोर डाटा सेट, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू 7 नवंबर, डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू 3 जून। तो अगर 7 नवंबर में है तो इस ये जो कार्ड 0 को है उससे हम डालेंगे सेकेंड हाफ में, और ये 3 जून है, 3 जून जुलाई से सेकेंड हाफ था। हाँ, तो ये हो चला जाएगा 1 नंबर वाला फर्स्ट हाफ में, ये सेकेंड नंबर वाला जाएगा फर्स्ट हाफ में। तो वैसे ही करके सारा कार्ड्स को फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ में ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब फिर क्या कहा जा रहा है, मूव द कार्ड टू अनदर कार्ड कॉल, फिर उसको पाइल 2 में जाना है, फिर स्टेप 3 को रिपीट करना है। बस हमें यही बताना है कि क्या बताना है कि C1 कब होगा। तो C1 तब होगा जब A लेस देन B होगा, यानी कि डेट ऑफ बर्थ DOB, लेट्स राइट DOB। ओके, ये गलती हो गया। ये क्या है DOB इन फर्स्ट हाफ। ये क्या है DOB इन सेकेंड हाफ, अच्छा हाफ। ये DOB इन फर्स्ट हाफ कम होना चाहिए DOB इन सेकेंड हाफ, यानी कि स्टूडेंट विथ DOB इन फर्स्ट हाफ इज लेस देन स्टूडेंट ऑफ DOB इन सेकेंड हाफ। लेट्स रीड द ऑप्शंस। ये क्या कर रहा है कि व्हेन C1, ये याद रखना है कि हमें बताना है कि C1 कब होगा। C1 तब होगा जब A लेस देन B होगा। लेट्स रीड द ऑप्शन। व्हेन देयर आर मोर स्टूडेंट बोर्न इन फर्स्ट हाफ देन इन सेकेंड हाफ। अगर फर्स्ट हाफ में ज़्यादा स्टूडेंट बॉर्न होते हैं तब तो ये जो है ये उल्टा हो जाएगा ना। नो, क्योंकि अगर ये फर्स्ट हाफ में ज़्यादा हो गया तब तो हमारा ए इज़ ग्रेटर देन बी हो जाएगा, तो ये कंडीशन मैच नहीं करेगा, तो C0 ही रहेगा, 1 नहीं होगा। देखते हैं सेकेंड। व्हेन देयर आर मोर स्टूडेंट बॉर्न इन सेकेंड हाफ देन फर्स्ट हाफ। ओके, सेकेंड हाफ में ज़्यादा बॉर्न होने चाहिए। हाँ, ये सही लग रहा है। आप देखते हैं आगे। व्हेन देयर आर एन इक्वल नंबर स्टूडेंट बॉर्न इन बोथ हाफ्स, ये गलत है, दोनों में इक्वल होगा तब भी नहीं बढ़ा सकते। और ये डी क्या है, व्हेन ऑल स्टूडेंट आर बॉर्न इन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। अगर सारे ही स्टूडेंट सेकेंड हाफ में हो तो सेकेंड हाफ में ही सारे स्टूडेंट जन्म लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा 0 इज लेस देन जो भी स्टूडेंट है 1 2 3। फिर भी इस केस में भी हो जाएगा मतलब, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं लगता है। और ये जो हमारा क्वेश्चन था वो सिंगल करेक्ट था, यानी कि एक ही जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो चूज करना था। अगर मल्टी करेक्ट होता तो हम ये दोनों चूज कर सकते थे बी और डी, बट ये सिंगल करेक्ट था, इसीलिए सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो है बी। अब हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है व्हाट विल द गिवन प्रोसीजर कंप्यूट एंड स्टोर इन वेरिएबल एक्स, यानी एक्स क्या स्टोर करेगा ये बताना है। इफ एग्जीक्यूटेड ऑन द शॉपिंग बिल डाटा सेट, एज्यूम दैट देयर आर टोटल 3 शॉप्स इन डाटा सेट। मतलब ऐसा एज्यूम करना है कि जो हमारा डाटा सेट है ना उसमें बस 3 ही शॉप है। बताया जाएगा कौन सा 3 शॉप। अब स्टेप 1 क्या है, अरेंज ऑल कार्ड इन। सबसे पहला पाइल 1 में अरेंज करो, फिर ए बी सी और एक्स को इनिशलाइज करो 0 से। ए इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं लिखना चाहिए, a equal to 0, b equal to 0, c equal to 0, x equal to 0. If pile 1 is empty, then stop the iteration and start from step 9. Step 9 है update the value x equal to a plus b plus c है। ओके, अब क्या कह रहा है स्टेप 9, रीड द टॉप कार्ड इन पाइल 1। स्टेप 5, इफ द
शॉप नेम इज SB स्टोर एंड कस्टमर नेम इज नीरजा, देन सेट ए इक्वल टू 1। मतलब कि अगर हमारा एक कार्ड हम निकाले और उसमें ये आ गया SB स्टोर और जो हमारा कस्टमर था वो नीरजा था, नीरजा, तो हम क्या करेंगे, अपना ए को बढ़ाएंगे, जीरो से 1 करेंगे। ओके, 0 से 1 करेंगे। फिर वैसे ही इफ द शॉप नेम इज बिग बाजार, अगर शॉप नेम हमारा बिग बाजार है और कस्टमर नेम नीरजा है तो हम बी को 1 के इक्वल करेंगे। सेम इसी टाइप से बी को 1 करेंगे इसमें। फिर इफ शॉप नेम इज सन जनरल एंड कस्टमर नेम इज नीरजा तो हम सी को 1 करेंगे। फिर मूव द करेंट कार्ड, फिर सबको पाइल 2 में डालना है एंड रिपीट करना है 3, यानी कि जब तक खत्म नहीं हो जाता। फिर अपडेट करना है x इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके, तो मैं बताना है x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, सबसे अच्छा तरीका होगा। नंबर ऑफ बिल्स इन डाटा सेट विच बिलोंग टू नीरजा, तो इस ऑप्शन में कहा जा रहा है कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बिल्स, जो नंबर ऑफ बिल्स इन डाटा सेट जो नीरजा से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसा कुछ है क्या? मतलब जरूरी तो नहीं है कि एक ही जो बिल है वो नीरजा के नाम हो सकता है, नीरजा 2-3 दिन आते होंगे, तो यहाँ पे दूसरा एक बिल हम निकाल ले SB स्टोर, इसका भी आया नीरजा, ठीक है, इसका भी नीरजा था। बट जब हमारा एक जो कार्ड है यहाँ पे, इस कार्ड के वैल्यू को इंक्रीज नहीं करना है। अगर एक भी कार्ड वैसा आ जाता है ना, मतलब SB स्टोर और नीरजा का, तो हमें ये जो है 0 से 1 हो जाएगा सिंपली। बाकी फिर दूसरा कार्ड भी आता है तो उसे मतलब नहीं है, वो ये जो है वो 1 ही रहेगा, उसका वैल्यू फिर 2 नहीं होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ बिल्स, मतलब नंबर ऑफ बिल्स, तो ये बिल्स तो काउंट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर बिल्स काउंट कर रहा होता तो हम ए को 1 से 2 करते, 2 से 3 करते, ऐसा कुछ बढ़ाते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो हम पूरे ऑप्शंस को समझेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि ये ए क्यों नहीं है। फिर बी है नंबर ऑफ टाइम्स नीरजा हैज विजिटेड सन जनरल, तो सन जनरल कितने बार विजिट करा, ये तो यहाँ पे तो 3 स्टोर की बात चल रही थी, यहाँ बस सन जनरल के बारे में लिखा है, तो ये गलत है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टोर विच नीरजा हैज नेवर विजिटेड, यहाँ पे विजिटेड की बात चल रही थी, नेवर विजिटेड नहीं था। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टोर विच नीरजा हैज विजिटेड, ओके, हाँ ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ये क्या है, ये 3 टाइप का स्टोर है और स्टोर का वैल्यू हम 0 से 1 तब कर रहे हैं जब वो उसके मतलब इस नीरजा नीरजा जो कस्टमर है इसका कार्ड आता है SB स्टोर में, यानी बिल अगर ये जा रहा है इसमें तो इसका बिल यहाँ पे है। और यहाँ पे नंबर ऑफ बिल्स का बात था, यहाँ पे डिस्टिंक्ट स्टोर का बात है, तो नंबर ऑफ बिल्स तब ये काउंट होता जब इसका ये बिल्स बढ़ता, 0 से 1, 1 से 2 बढ़ता, 2 से 3, तब ये टोटल नंबर ऑफ बिल्स काउंट करता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नंबर ऑफ बिल्स काउंट नहीं कर रहा, ये काउंट कर रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टोर विच नीरजा हैज विजिटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो अगर कुछ डाउट है तो आप लिख दीजिए कमेंट में, या फिर थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिएगा तो आपको आ जाएगा समझ में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा जा रहा है, the following procedure is executed using the shopping mill dataset. At the end of execution, count store the number of bills generated from, okay, काउंट जो है वो काउंट स्टोर द नंबर ऑफ बिल्स, काउंट क्या स्टोर कर रहा है, नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम SB स्टोर विथ टोटल बिल अमाउंट मोर देन, इसमें बिल अमाउंट मोर देन 500 है, but the programmer may have made mistake in one of the most step, identify all such step, it is multiple चॉइस क्वेश्चन। तो मतलब इसमें कोड लिखने में कुछ गलती हो गई है, हमें बताना है कि क्या गलती है, कौन से स्टेप में गलती है। लेट्स रीड दिस। स्टेप 1, अरेंज ऑल द कार्ड इन पाइल 1, ओके, मेंटेन वेरिएबल काउंट एंड इनिशियलाइज टू 0, हाँ ठीक है, सब काउंट को 0 से इनिशियलाइज करना पड़ता है, कुछ कुछ को निगेटिव से भी करते हैं, अभी नहीं समझना है, काउंट को यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं।
If pile 1 is empty, then stop the iteration. Pile 1 empty है, stop करना iteration. Read the top card in pile 1. If shop name is SB store, okay, and total bill amount is greater than 500, then increment count. हाँ, कंडीशन तो सही है कि शॉप नेम SB स्टोर होना चाहिए और बिल अमाउंट 500 से ज़्यादा होना चाहिए, तब अपने अकाउंट को इंक्रीज करेंगे. स्टेप 6 क्या है? मूव द करेंट कार्ड टू अनदर पाइल कॉल्ड पाइल 2. ओके, पाइल 2 में फिर उसको रख देना है. एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 2. स्टेप 2 क्या है? मेंटेन अ वेरिएबल काउंट एंड इनिशियलाइज इज टू 0. ओके, तो मैं बताने की कौन से स्टेप में गलती है. जब हम पढ़ रहे थे स्टेप 1 कुछ गलती नहीं है. स्टेप 2 कुछ भी गलती नहीं है. स्टेप 3 ना ना, इसमें भी गलती नहीं लग रहा है. बाकी सब यहाँ पे भी स्टेप 3 सही है. स्टेप 4 ओके सही है. स्टेप 5 में भी सब कंडीशंस वगैरह सही दे रखा है. बट जो स्टेप 6 है, यहाँ पाइल 2 तक तो सही था. एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 2 जो कर दिया ना, यहाँ पे रिपीट फ्रॉम स्टेप 3 होना चाहिए था. आपने पीछे क्वेश्चंस भी देखा होगा कि जो रिपीटेशन होता है वो आइट्रेशन पे मतलब होता है. से यहाँ पे क्वेश्चन था ना, यहाँ पे एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 3. स्टेप 3 क्या था? इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द आइट्रेशन. ओके, एंड स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 9. तो जब यहाँ पे स्टॉप स्टॉप करना होता है आइट्रेशन, वहाँ पे हम ये रिपीट वाला आखिरी में आता है. यहाँ पे यही था ना. हाँ, एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 2. अगर ऐसा कर देंगे, मान लेते हैं कि यही सही है, तो अगर हम स्टेप 2 पे जाते हैं, मान लिया मेरे पास कोई ऐसा कंडीशन वाला कार्ड आया जो भी बिल था, उसको हम 0 से 1 की तरफ इनिशियलाइज किए. फिर जब हम अपने दूसरे कार्ड को एनालाइज कर रहे थे, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से गए 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 गए. फिर जब हम स्टेप 6 पे पहुंचे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अपने स्टेप 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर से काउंट को हम 0 पे ही कर देंगे. फिर कार्ड 2 को रीड किए, फिर कार्ड 3 पे आए, फिर कार्ड 3 पे आएंगे, फिर सारा प्रोसेस करेंगे, फिर से काउंट हमारा 0 ही हो जाएगा. फिर आखिर तक में भी जब हम करते जाएंगे, जब लास्ट कार्ड आएगा फिर से हम करेंगे काउंट, फिर हमारा काउंट 0 ही आएगा. यानी कि हमेशा हमारा काउंट ना 0 पे अटका रह जाएगा. ऐसा 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 ही होगा, ऐसा कुछ होगा. ये थोड़ा समझने में आई थिंक कंफ्यूजिंग होगा, बट जो हम पीछे वाला लॉजिक बताए थे ना कि ये आइट्रेशन वाले पे बंद होता है, मतलब स्टेप क्लोज होता है, यहाँ पे नहीं होगा. सो यही रीजन था इसका. पीछे का रीजन मैंने यहाँ पे बताया है. शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा. तो जो ये सब चीज सही था, बस स्टेप 6 में ये गलती था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा. मैं बताना था कि कौन से स्टेप में गलती है, तो स्टेप 6 में गलती है. Let's move to the another question, that is question number 9. Okay, ये 9 question number था. The given information represent the score data set and it may have some mistake with respect of to the sanity of data. Sanity of data मतलब होता है trueness, trueness या सही. सही को ट्रू ही कहते हैं ना, सही चीज. sanity of data. Identify all rows with such mistake. कुछ मिस्टेक है उसको आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो यहाँ पे रो 1 है, कार्ड 1 है, कार्ड नंबर है 1. रो 2 नेम हरीश. रो 3 जेंडर मेल. रो 4 डेट ऑफ बर्थ 13/12/1990. ओके. मैथमेटिक्स रो 5 मैथमेटिक्स में वैल्यू है 62. फिजिक्स का 45, केमिस्ट्री का 91 और रो 8 टोटल है 398. तो हमें बताना है कि कौन सा रो में गलती है. तो इसमें ऑप्शन है रो 1 इनकरेक्ट डाटा टाइप ऑफ कार्ड नंबर. कार्ड नंबर 1 तो हो सकता है, तो इसमें कुछ इनकरेक्ट तो नहीं है. रो 4 इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ. रो डेट ऑफ बर्थ 30 तारीख 12वां महीना 1990. हाँ, ये तो हो ही सकता है. ये तो कुछ नहीं है इनवैलिड वगैरह. ये तो ये गलत ऑप्शन है, ये गलत नहीं है, सही है. मतलब ये सही है इसलिए गलत है. हमें बताना है कि कौन सा स्टेप में गलत लिखा हुआ है. ठीक है, आइडेंटिफाई ऑल रोज विद सच मिस्टेक. रो 6 फिजिक्स स्कोर इज आउट ऑफ रेंज. फिजिक्स का 45 मार्क्स तो आ ही सकता है, ऐसा कुछ आउट ऑफ रेंज तो नहीं है. रो एंड टोटल स्कोर इज आउट ऑफ रेंज. ये रो क्या? रो टोटल स्कोर, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8
टोटल स्कोर, अगर हम टोटल स्कोर को काउंट करिए 398 दे रखा है इसे, अगर हम 62 प्लस 45 प्लस 91 करें तो क्या आ जाएगा, 678 एंड 10 19 198 आएगा। यहाँ पे 398 दे रखा है, इसीलिए टोटल टोटल स्कोर तो आउट ऑफ रेंज हो गया। हाँ, टोटल स्कोर हमारा आ रहा है 198, यहाँ लिखा रखा है 398, इसीलिए ये जो है रो 8 में ये गलती है, यही हमें मिस्टेक बताना था, तो रो 8 में गलती है टोटल स्कोर में। अब मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। द फ्लोइंग प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड डाटा सेट, what will A represent at the end of execution? word data set वो पैराग्राफ वाला था ना, ये वाला, let me show this, ये है word data set, ये तो इसमें हमें ए का वैल्यू बताना कि मतलब ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जीक्यूशन यानी पूरे कोड सूडो कोड के लास्ट में। ये एमसीक्यू है। स्टेप 1, अरेंज ऑल कार्ड इन सिंगल पाइल कॉल पाइल 1, इनिशियलाइज ए टू 0, ए को 0 से इनिशियलाइज करना है। If pile 1 is empty, then stop the iteration. Okay, read the top card in pile 1. If word end with a full stop and part of speech is adjective, then increment A. Move the current card to another pile called pile 2 and repeat from step 3. Step 3 क्या है? If pile 1 is empty, then stop the iteration. तो ये आया ना पीछे वाला क्वेश्चन इसमें भी आया है ना। ओके, तो हम इस पर फोकस करते हैं। एक ए है 0 अभी, तो ए को हम कब बढ़ाएंगे, जब हमारा जो वर्ड है वो इंड होगा फुल स्टॉप से और उस वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए वो एडजेक्टिव होना चाहिए, तब हम ए को बढ़ाएंगे। तो पता करना है कि ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम अपना वर्ड डाटा सेट देखें तो लेट्स फाइंड कि इसमें कुछ ऐसा वर्ड आता है क्या। इट वॉज मंडे मॉर्निंग, फुल स्टॉप है, नाउन है, फुल स्टॉप से वर्ड खत्म होना चाहिए और एग्जेक्टिव होना चाहिए। स्वामीनाथन वॉज रिलेक्टेंट टू ओपन हिज आइज, फुल स्टॉप, नाउन है। ही कंसिडर मंडे स्पेशली प्रेजेंट इन द कैलेंडर, नाउन। आफ्टर द डिलीशियस फ्रीडम ऑफ सैटरडे, ओके, एंड संडे, नाउन है वो, ये तो कोमा है। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इन टू द मंडे मूड ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन, नाउन। ही स्टडर्ड एट द वेरी थाउट ऑफ स्कूल, द डेसिमल येलो बिल्डिंग, द फायर आइड वैंग एंड हिज क्लास टीचर एंड हेड मास्टर। तो ऐसा कुछ तो हमें वर्ड नहीं मिला है। लेट्स सी हमारे ऑप्शंस में क्या हमें बताना था। तो हमें वो डाटा सेट ऐसे ही दिखाया था, उस वो बिना डाटा सेट के भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। तो हमारा ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एडजेक्टिव, बी में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ एडजेक्टिव विच आर at the end of sentence, number of adjective which are not at the end of sentence। तो ये उस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फुल स्टॉप से एंड हो रहा है और उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो इसमें बस एडजेक्टिव बोल दिया, टोटल नंबर ऑफ वर्ड बोल दिया, ना एडजेक्टिव का बात ही नहीं हुआ। नंबर ऑफ एडजेक्टिव विच आर एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ सेंटेंस है तभी ना वो फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, यानी कि एंड ऑफ सेंटेंस में है और वो क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पे बोल दिया नॉट, तो ये ऑप्शन सी क्या है, सही। बस इतना ही था। जो भी स्टूडेंट अभी क्वालिफायर देने वाले हैं और उनका कुछ डाउट्स होता है तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। एंड इसी का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा सिटी का, वो ग्रेड असाइनमेंट 2 भी आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।